कि उस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और ये वही बंदा है जो कि अभी खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। मुझे उठाओ, अरे मुझे उठाओ भाई। ये दोनों उसे उठाते हैं। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन लूफी इसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो, हाँ इधर आओ, और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पर खींचते खींचते लूफी इसके साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर लूफी किसी तरह से इसे बचा लेता है पहाड़ी से गिरने से और दोबारा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नामी इस बंदे का इलाज करती है, इसे पट्टी वट्टी लगाती है। मैं इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं 20 साल से इस आइलैंड पर हूँ। पर उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर चाय पीने लगता है। सही है भैया बंदा, क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे? हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी दाढ़ी मुझे सब कुछ आ चुकी है। मेरी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ टच हो चुकी हैं। और जोरो उड़ जाता है। उस सबसे उसकी चाय छीनता है और उसे पीने लगता है। और तभी इसकी आंखें खुलती हैं, इसे होश आता है और देखता है कि अबे ये कौन है भाई? अबे ये कौन है? साले जोरो जब देखो सोता रहता है, ये फंस गया इसमें। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर बंदा नहीं निकल पाता। मैं 20 सालों से इसके अंदर हूँ। मेरी बॉडी और ये ट्रेजर बिल्कुल चिपक चुके हैं। अगर इसे तोड़ा तो मेरी बॉडी भी टूट जाएगी। और तुम लोग हो कौन? मैं हूँ लूफी और मेरा सपना है एक पायरेट किंग बनना और वन पीस खजाने को हासिल करना। वन पीस? तुम सच में उसके पीछे हो? तो मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे? हाँ ओए बच्चे, उस जगह को हल्के में मत ले। वो जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे। वो इस हालत में थे जैसे कि जिंदा तो हैं पर उनकी आत्मा जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथ में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है? हाँ, तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता भी है? नहीं जी, मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे 200 साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे, लेकिन गायमन जो कि मेरा नाम है, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वो खजाना होगा तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मुझे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी मिला। पर तभी मेरा हाथ छिटक गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। नीचे एक ट्रेजर था और मैं उसके अंदर ही समा गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों को पुकारने की पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। और पिछले 20 सालों से मैं इसी हालत में हूँ। 20 सालों से मैंने उस खजाने की रक्षा की है और वो सिर्फ मेरा है। इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ था। चलो ठीक है गायमन, हम आपकी हेल्प करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और सभी लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है ऊपर। ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब मुझे एक खजाना मिल जाएगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है गम गम रॉकेट मूव का यूज करके और लूफी को ऊपर 6 खजाने मिलते हैं। मुझे वो मिल गया। उसे मेरी तरफ फेंको जल्दी से। नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। ये क्या बोल रहे हो लूफी? अरे ये कर क्या रहा है? मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना? हाँ ये खाली है सबके सब। गायमन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा था जो कि असलियत में कोई खजाना था भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दादाजी शांत हो जाओ। अगर मैं 20 की जगह 30 पे आता है फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके पास 10 साल भी नहीं बचते, मर जाते आप। चलिए अब हमारे साथ मिल जाइए। आप भी हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको वन पीस दिलाएंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? हाँ, पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है पर ये गायमन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी क्रीचर्स इनकी किसी फैमिली की तरह बन चुके थे और एक खजाने से भी बढ़कर थे और ये बंदा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अब मुझे उस खजाने की चिंता नहीं रही तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है गायमन चाचा जी, फिर से मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वन पीस तुम्हें जरूर मिले बच्चे। अब इसके अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी एक बुक पढ़ रही होती है। उsopp अपनी गुलेल को साफ कर रहा है और जोरो हमेशा की तरह आलसी सो रहा है। तभी लूफी बेसमेंट में से बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। उsopp इसके अंदर बंदूक की गोलियां हैं। मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए। हाँ मैं हमेशा से ये काम करना चाहता था। जोरो भाई तुझे पता है कैसे काम करता है? अरे यार ये सोता ही रहता है जब देखो, कितना बोरिंग है। यहाँ से थोड़ी ही दूर साउथ की तरफ एक चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है शिप को वहीं पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है और चिल्लाकर कहता है जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हारा तो यहाँ पर एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है बच्चे। कोई ना आओ इससे लड़ो। कोई ना एक लड़की होती है जो कि इसकी बेटी है। क्या मुझे लगा तुम मुझसे लड़ोगे? एक लड़की को बुला रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक कोई ना एक लड़की है लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है अगर इतनी ताकतवर है तो मैं से लड़ूंगा। ये मास्टर जोरो को तलवारों के पास लेकर जाता है। तुम्हें जैसे चाहिए तुम वैसे तलवार ले सकते हो। और जोरो कम से कम 9 तलवारें अपने मुंह में और हाथों में भर लेता है। चलो अब एक दूसरे के आगे सर झुका और झुकते ही 3 तलवारें तो वहीं पर गिर जाती हैं और जोरो 3 स्पोर्ट स्टाइल का यूज करके लड़ने की कोशिश करता है पर कोई ना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो की सारी तलवारें बिखर जाती हैं। डैम इट, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता। वापस से तलवार को उठाता है। ये पहली बार है कि मैंने कोई बैम्बू की तलवार उठाई है। अच्छा तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। और भागकर क्वीना की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो को यकीन नहीं होता कि एक लड़की से कैसे हार गया। हाँ तो अब तुम हार चुके हो और अब तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट बनना होगा। उसके बाद जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है कि एक लड़की से हार गया। क्वीना भी इसे ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती है पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी ये क्वीना को नहीं हरा पाता। तुम कितने कमजोर हो जोरो, लड़का होने के बावजूद भी मुझसे नहीं जीत पा रहे। तो ये मेरी 2000 में जीत हुई। पर जोरो अपने कपड़े साफ करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोजो मास्टर एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वाकई में जोरो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हाँ लेकिन अभी तक क्वीना के लेवल का नहीं हो पाया है। लगता है जोरो ही फ्यूचर में इसे डोजो को संभालने वाला है। क्वीना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना उसे ये डोजो दे दिया जाए। नहीं क्वीना एक लड़की है, वो ये डोजो नहीं संभाल सकती। क्वीना ये बातें सुन लेती है और एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है मैंने सब कुछ लिया और अब मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनकर ही दिखाऊंगी। नहीं क्वीना तुम एक लड़की हो इसलिए तुम एक स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती और ना ही तुम इस डोजो को संभाल सकती हो। ये बातें सुनकर क्वीना चुपचाप यहाँ से चली जाती है और आधी रात को जोरो 2 स्वॉर्ड्स उठाकर क्वीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है इसके पास। इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये स्वॉर्ड्स असली होती हैं जिसकी वजह से इन दोनों को लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर क्वीना जोरो को फिर से हरा देती है और जोरो रोने लग जाता है कि एक लड़की से कैसे हारा है बार-बार। तुम लकी हो जो कि एक लड़के पैदा हुए हो, मैं तो धीरे-धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक औरत में बदलती जा रही हूँ और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पक्का वर्ल्ड की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनकर दिखाओगी। और उसके बाद हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे आपस में। जोरो इसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अगले दिन से क्वीना और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और जोरो भी अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देता है। एक दिन जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और 3 बच्चे इसके पास आकर इसे बताते हैं
कि क्वीना मर चुकी है। जोरो को इसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीना की अर्थी को ले जाया जा रहा होता है और एक आदमी बताता है कि इसका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अगले दिन जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया। मुझे क्वीना की बहुत ज्यादा याद आती है। क्वीना का नाम सुनते ही जोरो रोने लग जाता है। क्वीना का सपना अब तुम पूरा करोगे जोरो। जी, अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा कि मेरा नाम स्वर्ग तक सुनाई देगा। ये लो जोरो, क्वीना की स्वॉर्ड मैं तुम्हें देता हूं। पर मास्टर इसे क्वीना की स्वॉर्ड दे देते हैं, इसे कभी खोना मत। जोरो उसे स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इसके बाद जोरो बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके क्वीना को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है। मास्टर, अब मैं जा रहा हूं क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और जोरो उठ जाता है और देखता है कि लूफी और उसॉप दोनों कैनन फायर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये दोनों एक पत्थर को उड़ा देते हैं कैनन फायर करके। अब इसके बाद सभी लोग किचन के अंदर बैठे होते हैं और तभी अचानक से शिप के अंदर कोई घुसाता है और ये बंदा एक पायरेट हंटर होता है और एक तलवार लेकर बोलता है, तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूं। मैं एक पायरेट हंटर हूं, मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है। जोरो ये सब कुछ सुन रहा होता है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। साले तुम्हारी शिप पे पहुंचे कैसे? हां, तेरी ऐसी कैसे रुक तू? लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और इसे नीचे फेंक देता है और तभी जोरो यहां पर पहुंच जाता है। जॉनी, क्या ये तुम हो? अरे भैया जोरो, आप इधर पायरेट की शिप पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं। हम कहां जा रहे हैं? हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या हम समुद्र के बीच में हैं? हां, हम समुद्र के बीच में हैं। और इस तरफ जोरो जॉनी को देखता है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारा साथी कहां पर है? हां, वो वहां पर जख्मी पड़ा है। और जॉनी यूसाको को दिखाता है, इसका पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये जब से मेरे साथ इस समुद्र में आया है तब से बीमार है। हम आराम करने के लिए एक पत्थर के पीछे बैठे हुए थे कि तभी वहां पर किसी ने किसी कैनन से हमला कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए। हमें माफ करना, दरअसल ये हमारा ही काम है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब यूसाको शायद से ही बच पाएगा, ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं। तभी नामी उसॉप को चेक करती है, इसकी जीभ बाहर निकालती है और लूफी और उसॉप को कुछ फल लेने के लिए बोलती है जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करेंगे। ये दोनों इसे फल खिलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, तुम सही टाइम पर आ गए, वरना ये शायद सही बच पाता। बड़ी बहन नामी, बहुत अच्छी है। उस फल को खाने के बाद यूसाको पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। साले इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया तू? इसके बाद दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। डॉनी और यूसाको बाउंटी हंटर्स होते हैं। तभी यूसाको जोर से हाथ मिलाता है और अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। इसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये लोग यूसाको को एक कमरे के अंदर सुला देते हैं और किचन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है और इसका इलाज है ताजा खाना। हमें एक बावर्ची रखना होगा। मुझे एक जगह पता है जहां हमें एक बढ़िया कुक मिल सकता है और वो जगह ग्रैंड लेक के पास भी है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर हॉकाई यानी कि बाज की नजर वाला आदमी भी रहता है। हॉकाई का नाम सुनते ही जोरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और खाने वाली जगह का नाम कुछ और नहीं बल्कि बाराती होता है। शादी वाले बाराती नहीं, इस जगह का नाम है बाराती। हमारे हीरोज यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये सभी लोग देखते हैं कि एक और शिप इनके सामने आ चुकी है, एक मरीन शिप। और तभी इसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और मैंने तुम्हारा ये फ्लैग पहली बार देखा है। इस शिप का कैप्टन कौन है? मैं हूँ इस शिप का कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। इस बंदे का नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और ये एक नेवी हेडक्वार्टर का लेफ्टिनेंट है। और तभी इसकी बंदी यहाँ पर आ जाती है। डियर, ये लोग कौन है? चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी इस आयरन फिस्ट की नजर जॉनी और यूसाको पर पड़ती है और ये बंदा इनका मजाक उड़ाने लगता है और शो ऑफ करने के लिए बंदे अपने हाथों से बहुत सारे पेपर उड़ाते हैं जिसके ऊपर उन सभी लोगों की पिक्चर्स हैं जिन्हें ये लोग अब तक मार चुके हैं। और नामी इसमें से एक बंदे की फोटो दिखती है। नामी मेरी बड़ी बहन, ये वांटेड पायरेट्स हैं और इन्हें मारकर हमें पैसे मिलते हैं। उस फोटोग्राफ को देखकर नामी का चेहरा उतर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये नेवी वाला बंदा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लूफी की शिप को उड़ाने के लिए और इनके ऊपर एक कैनन फायर कर देता है। लेकिन लूफी उसे रोक लेता है और लूफी उड़ते हुए सीधा उस रेस्टोरेंट की छत तोड़ के हेड शेफ के कमरे में एक होल कर देता है जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करो, उन्हें खाना खिलाना ही हमारा कर्तव्य है। और तभी दो बंदे लूफी को पकड़कर इसे हेड चीफ के रूम में भेज देते हैं। लूफी गिरता पड़ता है इसके रूम में जाता है और इसे माफी मांगता है। अरे सर माफ कर दो यार। लूफी देखता है कि उस शेफ की एक टांग ही नहीं है तो मैं इसे नुकसान के पैसे देने होंगे, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है सर। तो फिर तो मैं यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। क्या? शेफ इसके मुंह पर एक लात मारता है। चुपचाप करो यहाँ पर अब काम। और नीचे फुल बॉडी अपनी बंदी के साथ खाना खा रहा होता है। सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये वाइन पक्का नॉर्दर्न विंग की है, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है। पर तभी सांजी इसके सामने आ जाता है जो कि एक कुक है इसी रेस्टोरेंट में और ये बंदा इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सांजी इसका हाथ पकड़ के कहता है, नहीं तुम गलत हो और अब चुपचाप अपना सूप पियो, समझे? सभी लोग फुल बॉडी पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और इस तरफ लूफी उस शेफ से डील करता है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 हफ्ते तक काम करेगा सिर्फ। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि तुम कितने दिन यहाँ पर काम करने वाले हो। शेफ एक चाकू निकाल लेता है, तो मैं यहाँ से जाना है तो जा सकते हो लेकिन अपनी एक टांग यहाँ पर रख कर जाना। नहीं यार, मैं नहीं दूंगा आपको, माफ कर दो यार। और इस तरफ सभी लोग गोइंग मैन को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस तरफ फुल बॉडी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है और टेबल के नीचे मौजूद एक कीड़े को मारकर उसे अपने सूप के अंदर डाल देता है। ये देखो मेरे सूप में एक कीड़ा निकला। लेकिन सांजी फिर से इसकी इंसल्ट कर देता है। मैंने आपको देख लिया था ये करते हुए, ये कीड़ा आप ही ने डाला है ना? और तभी फुल बॉडी टेबल तोड़ देता है और सारा खाना गिरा देता है। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुम्हें पता है इस सूप को बनाने के लिए मुझे कितना समय लगा था? और सांजी इसे पीट कर इसे गले से पकड़ लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा एक समुद्री कुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फुल बॉडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद एक कुक सांजी को मरीन कैप्टन से फाइट करते हुए दिखता है। मरीन कैप्टन मतलब कि यही फुल बॉडी। सांजी ये क्या है? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल मत दो। और ऐसा बोलकर सांजी फुल बॉडी को छोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया? ये सुनकर सांजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर इसे कोई ना पकड़ता तो ये इस मरीन कैप्टन को यहीं पर मार डालता। ये देखकर ये मरीन कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सारी फाइट जोरो, नामी और उसॉप दूर से देख रहे होते हैं। पर तभी लूफी भी छत तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी सीलिंग भी टूट गई, अब तुझे इसका पैसा भी भरना होगा। अरे बुड्ढे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ये सारी तेरी गलती है, आप इन्हें लड़ाई झगड़ा किया जिसकी वजह से सीलिंग टूट गई। मैं इसके पैसे देने वाला अब। और इस तरफ जैसे ही मास्टर शेफ को पता चलता है कि सांजी यहाँ पर लड़ाई कर रहा है तो सांजी को एक किक मारकर दूर फेंक देते हैं। ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी मास्टर शेफ इस मरीन कैप्टन को भी नहीं छोड़ते हैं और इसे भी लात मारकर दूर फेंक देते हैं। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं मरीन कैप्टन हूँ। इससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो तुम्हें सबकी इज्जत करनी होगी, भले ही वो वेटर हो या फिर कोई कुक। और इन्हीं सभी बातों के बीच में मरीन कैप्टन का एक रूममेट यहाँ पर आ जाता है और अपने कैप्टन फुल बॉडी से कहता है, मास्टर डॉन क्रीक का वो पायरेट भाग चुका है और वो जाकर डॉन क्रीक को सब कुछ बता देगा। और डॉन क्रीक कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। और तभी इन सभी के बीच में उस सोल्जर को पीछे से कोई गोली से उड़ा देता है और जिस बंदे ने इसे मारा है इसका नाम है गिन और ये भी एक पायरेट है। अंदर आकर ये बंदा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर लेने के लिए कहता है। और ये मोटा शेफ जिसका नाम पेटी है, सर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए प्लीज, मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह का खाना थोड़ा सा महंगा है, तो आपके पास पैसे तो है ना सर? और ये सुनकर ये गिन पेटी के ऊपर बंदूक तान देता है। ये देखकर पेटी समझ जाता है कि इस बंदे के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये डराकर यहाँ पर बस खाना खाना चाहता है और पेटी बिना किसी देरी के इस बंदे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो टेबल भी टूट जाता है। ये देखकर मास्टर शेफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई क्या ये नुकसान कराया जा रहा है आज मेरा, सारे के सारे
करे। इसके बाद पेटी गिन को बाहर फेंक देता है और सांजी भी अपने काम पर लग जाता है और लूफी गिन को देखकर उसे पूछता है तुम कितने दिन से भूखे हो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी सांजी इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है, चुपचाप इस खाने को खा लो, समझे, वरना भूख के कारण मर जाओगे। अगर तुमने मुझे खाना दिया तो मैं खाना खाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, खाना खा लो, उसके बाद आराम से फाइट करेंगे, समझे। और पायरेट खाना खाना शुरू कर देता है। इस आदमी की आंखों में आंसू होते हैं। सच में ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और इन सारी चीजों को लूफी भी ऊपर से देख रहा होता है। तुम एक अच्छे को सांजी और दिल के भी काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होना पसंद करोगे? तुम्हारा क्रू? लूफी सांजी को बताता है कि इसके पास एक शिप है, एक क्रू भी है, जिसके अंदर पहले से 3 मेंबर्स भी हैं। अच्छा, तो तुम ही वो हो जिसने हमारे रेस्टोरेंट पर तोप से हमला किया था। अरे यार, वो तो गलती से हो गया था, पर यार अपना वो बुढ़ऊ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मास्टर शेफ अपने जमाने का एक बहुत खतरनाक पायरेट रह चुका है और इस रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है, और हम सभी से भी, और हम लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये बात दोबारा मत कहना। अरे यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज मेरा क्रू ज्वाइन कर लो यार। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे यार, ये क्या बहाने से लगा रहे हो? तुम्हें हमारे क्रू में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, हमें कुक चाहिए, समझ गए ना? ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कौन होता है इसको ऑर्डर देने वाला, और इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लूफी सांजी को जबरदस्ती इसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद पायरेट सांजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है और मास्टर शेफ भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और उस पायरेट के जाने के बाद लूफी से कहते हैं जल्दी से आ जाओ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी वेटर के कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बन के दिखाऊंगा पायरेट्स का राजा, और जोश के साथ काम करना शुरू कर देता है। भाई क्या ये बर्तन धो रहा है यहाँ पे, बनना इसको पायरेट है। और लूफी जितने भी काम कर रहा होता है सारे के सारे उलट पुलट कर देता है, प्लेटें तोड़ देता है, कहीं पर अपना हाथ ही जला देता है, कस्टमर का खाना खा लेता है, और कुल मिलाकर ये बंदा इन सभी का काम बढ़ा ही रहा था। और लूफी की इस तबाही और नुकसान को देखते हुए पेटी सानू से बोलता है तुम बस ऑर्डर लेकर आओ और कुछ भी नहीं, समझे, बस इतना ही कर दो महाराज। और ये सुनकर लूफी भी बहुत गुस्से में बाहर निकलता है और ऑर्डर लेने के लिए नामी जोरो और उस सबके पास जाता है और देखता है कि ये सभी लोग मजे से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। साले जोरो बिना अपने कैप्टन के खाना खा रहे हैं, शर्म नहीं आती तुझे? सांजी भी इन सभी को नोटिस कर लेता है। अच्छा, तो ये है लूफी का क्रू। और जैसे ही बंदा नामी को देखता है तो बिना देरी किए नामी के पास आकर सिंपिंग करना शुरू कर देता है। इसे एक गुलाब देता है और बोलता है तुम कितनी सुंदर लड़की हो, मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, सुनिए मेरे साथ चल, किसने देखी है कल, तेरे साथ बिताऊंगा अपनी जिंदगी का हर एक पल। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है। अगर ये बंदीबाजी खत्म हो गई हो तो काम पर ध्यान दे सांजी, हाँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इस तरफ गिन अपने हेडक्वार्टर में आकर सांजी के बारे में अपने कैप्टन को बताता है कि कैसे एक सांजी नाम के कुक ने उसकी जान बचाई। और ये सुनकर ये पायरेट कहता है इस पायरेट का नाम है डॉन क्रीग, मुझे भी उस जगह पर लेकर जाओ, मुझे भी उस पायरेट से मिलना है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें कोई मामूली सी डिश बनानी भी नहीं आती है। चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम कुछ भी कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जाने वाला। और चीफ यहाँ से जाने लगता है। भाई अब तो ज्वाइन कर ले मेरा क्रू, साले तुझे समझ नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। इसके बाद लूफी वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट का कचरा बाहर फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी शिप पर जाती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है। और इस शिप को देखकर रेस्टोरेंट के अंदर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और उस शिप को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी है, बाराती रेस्टोरेंट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी। और इसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि डॉन क्रीग की है। डॉन क्रीग बहुत गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर आता है पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। गिन भी इसके साथ ही होता है और इसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और तभी डॉन क्रीग एक हेल्पलेस वॉइस में बोलता है मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था, कृपा करके मुझे खाना खिला दीजिए प्लीज। और डॉन क्रीग जैसे एक बड़े पायरेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर पेटी हंसने लग जाता है। हमारे सामने तो बड़े बड़े पायरेट्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हम तुझे खाना नहीं खिलाने वाले, हम तुझे मरीन वालों को सौंप देंगे। ये एक अच्छा मौका है डॉन क्रीग जैसे एक इंसान को जेल के अंदर डालने का। पर तभी सांजी पेटी को एक लात मार के इसे नीचे गिरा देता है और डॉन क्रीग को खाना दे देता है। और पीछे से एक शेफ चिल्लाता है ओए सांजी, इस खाने को दूर रख दे, वो हमेशा ऐसे ही करता है, पहले सिंपैथी दिखाता है और उसके बाद बेवकूफ बनाकर बाद में उन पर हमला कर देता है, उससे खाना दूर रखो। ये बंदा ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी डॉन क्रीग खाना खा लेता है और उसके बाद बिना किसी देरी के सीधा सांजी पर हमला कर देता है। ये देखकर गिन हैरान हो जाता है, ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? और डॉन क्रीग गिन को पकड़ के इसके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है। जल्दी से मेरे सारे क्रू के लिए खाना तैयार किया जाए, वरना इस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा और इस जगह के सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। इसके बाद पेटी बिना देरी किए अपनी बंदूक से डॉन क्रीग पर हमला कर देता है। पर जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि डॉन क्रीग को कुछ भी नहीं होता है और इसकी बॉडी के ऊपर एक मेटल आर्मर है और बहुत सारी बंदूकें भी हैं। और अपनी बंदूकें बाहर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी शेफ्स पर हमला कर देता है। मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है, अगर तुमने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो मैं तुम सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। खाना बनाना शुरू कर दो। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर डॉन क्रीग भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम तो जेफ हो ना? दरअसल ये जेफ पहले एक पायरेट हुआ करता था और इस बंदे को रेड फुट जेफ कहा जाता था क्योंकि इस बंदे की किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको भी मारता था वो खून से लथपथ हो जाता था या फिर जान से ही मर जाया करता था अपनी ग्लोरी डेज में। पर अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चुपचाप मेरे लिए खाना तैयार करो। और मैंने सुना है कि तुमने ग्रैंड लाइन को क्रॉस किया है, हाँ, बिना कोई चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुम ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस कैसे आए? और लूफी भी जेफ से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि लूफी जेफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था पर असल में ये बंदा ग्रैंड लाइन को क्रॉस करके आया है, वो भी बिना किसी चोट खाए। तो मुझे बताओ या ना बताओ, एक दिन मैं सभी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा, यानी कि किंग ऑफ द पायरेट्स। वन पीस को तोड़कर तुमसे पहले मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा, समझे? और वन पीस को पाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनकर दिखाऊंगा, तुम्हें जरूर हराऊंगा, देख लेना। ये सुनकर डॉन क्रीग को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, एक दिन मैं पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सुनकर डॉन क्रीग का ईगो हर्ट हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा इसे हराने की बात कर रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जोरो अपना ब्लेड बाहर निकालता है। ओए लूफी, क्या मेरी जरूरत है? ये लोग तेरे पायरेट्स हैं? हाँ, नहीं, 2 और लोग हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि शिप के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में वही वांटेड वाला पोस्टर है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और इसकी कहानी हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। गिन सांजी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ करना सांजी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के सभी शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर शेफ, इस आदमी ने उसे खाना खिलाया। ये सुनने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, आप सांजी की साइड ले रहे हो? क्या आप भी सांजी के साथ मिले हुए हो? चुप हो जाओ तुम सभी लोग। क्या तुम कभी भूखे रहे हो? क्या तुम्हें पता है भूखे रहने का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा समुद्र जहाँ कोई खाना नहीं पानी पी नहीं सकते और अगर वहाँ तुम्हें भूख लग जाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है ये कितना डरावना है और कितना मुश्किल है? इस बात को सांजी से बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं, लड़ने की तैयारी शुरू करो। किसी भूखे को खाना खिलाना यही मेरी पहचान है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, मैं हर किसी को खाना खिलाता हूँ। और लूफी गिन से पूछता है तुम तो ग्रैंड लाइन गई थी ना, तो तुम्हें तो बहुत सारी बातें पता होंगी। हाँ, हम लोग 50 शिप लेकर वहाँ पर गए थे पर सामने से जो आदमी आया उसने वो 50 शिप खत्म कर दी। सारी शिप्स एक एक करके डूबती रही और सिर्फ कुछ ही शिप्स वापस आ पाई। ये सुनकर सभी लोगों की फट जाती है कि एक ही बंदे ने 50 शिप्स को हरा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है और ये सुनकर जोरो के भी पसीने छूटने लगते हैं। तो ये पक्का होगा ही होगा।
होगा। जोरो हॉकाई को ही ढूंढ रहा था इतने सालों से। हमने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने हमारी सारी शिप को डुबा दिया। अरे यार कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे और भी खतरनाक ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अबे लूफी तुझे डर नहीं लगता है? इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पर पहुंच चुका है। इसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है और ये बंदा सीधा डॉन क्रीक की उस शिप पर हमला कर देता है और एक ही हमले से वो पूरी शिप धराशायी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया, ये किसका हमला था? और शेफ समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हॉकाई है। पर हॉकाई यहाँ पर कर क्या रहा है? जोरो टेंशन में आ जाता है क्योंकि नामी, यूसाकू और जॉनी अभी भी उस शिप के ऊपर थे। और तभी जॉनी और यूसाकू यहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बहन नामी वो जा चुकी है, वो सारा खजाना चुराकर शिप लेकर भाग गई। ये सुनकर लूफी, जोरो और उसॉप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो गया? और लूफी इन सभी को ऑर्डर देता है, ओए जोरो, उसॉप उस शिप को लो और नामी का पीछा करो। नहीं, ऐसी लड़की की हमें जरूरत नहीं जो बार बार हमें धोखा देकर भाग जाती है। नहीं यार मुझे वही चाहिए अपने नेविगेटर के रूप में। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एंड में जोरो मान जाता है। और तभी जोरो की नजर मीहॉक पर जाती है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या यही वो आदमी है जिसने उन 50 की 50 शिप को एक ही बार में खत्म कर दिया था? हाँ यही है, मास्टर सोर्ड्समैन हॉकाई, ड्रैकुला मीहॉक। और हम मीहॉक को देखते हैं, उसे देखकर जोरो एक्साइटेड हो जाता है। पूरी जिंदगी मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अब इससे लड़कर मेरा वो प्रॉमिस पूरा होगा। और अपनी दोस्त क्वीना के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद करता है कि एक दिन सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बनकर दिखाएगा। और सभी लोग नामी के पीछे जाने लगते हैं। लूफी इनके साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लूफी को सजा मिली है। इस रेस्टोरेंट का नुकसान किया है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। और इस तरफ मीहॉक को देखकर डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि जल्दी से बंदूक निकालकर इस पर गोलियों से हमला कर देते हैं। पर मीहॉक बहुत ही जेंटली इन गोलियों की दिशा बदल देता है। ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। जोरो सामने आता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा और अगर तुम्हें सच बोलूं तो तुमसे लड़ने का मेरा हमेशा से ही ये सपना रहा है। जोरो के इस डायरेक्ट चैलेंज को देखकर मीहॉक इससे पूछता है, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? मुझे इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनना है और अभी मैं तुम्हें हराने वाला हूं। जोरो की बातें सुनकर ये भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्समैन स्टाइल की फॉर्मेशन में आ जाता है हॉकाई से लड़ने के लिए। और इसके बाद मीहॉक अपने गले के लॉकेट में से एक तलवार निकालता है जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। मीहॉक इस छोटी सी तलवार से जोरो से लड़ने वाला है। ये देखकर जोरो मीहॉक से पूछता है, तो आपने अपनी स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाले? हाँ, मुझे एक चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार को निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इस छोटे से चाकू से ही तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुनकर जोरो को गुस्सा आ जाता है और अपनी ओनिगिरी नाम की टेक्निक का यूज करके इस पर हमला करता है। पर मीहॉक उस हमले को एक छोटे से चाकू से ही रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जोरो को ईस्ट ब्लू में सभी लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं और इसके हमले को सिर्फ एक पॉकेट नाइफ से रोकना इम्पॉसिबल है। और ये देखकर जोरो समझ जाता है कि उसके और हॉकाई के बीच में पावर लेवल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस पर लगातार बिना रुके अपनी ओनिगिरी का यूज करके हमले करते जा रहा था। पर मीहॉक यानी कि हॉकाई पर कुछ भी असर नहीं होता। वो अपने छोटे से पॉकेट नाइफ से ही जोरो के सारे हमलों को डॉज कर लेता है। मैं इस जगह पर हार नहीं मानने वाला, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। जोरो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी मीहॉक जोरो की नेक पर स्टैब कर देता है जिसकी वजह से जोरो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। ये देखकर मियाओ ब्रदर्स जोरो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर लूफी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इन दोनों की लड़ाई है, ये इनमें नहीं पड़ सकता। इसके बाद जोरो फिर से तैयार हो चुका है मीहॉक पर हमला करने के लिए और इस बार जोरो एक नई फॉर्मेशन जिसका नाम टाइगर है उसके थ्रू मीहॉक पर हमला करता है। पर हमेशा की तरह इस बार भी मीहॉक को कुछ नहीं होता और इजीली जोरो के हमले को डॉज कर लेता है और उसके दिल के पास स्टैब करता है अपने पॉकेट नाइफ का यूज करके। तुम्हें अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता भले ही मेरी जान चली जाए। जोरो की ये बातें सुनकर मीहॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और मीहॉक थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब इन दोनों में एक आखिरी डायरेक्ट हमला होने वाला है। जोरो के सामने दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन खड़ा हुआ है अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड के साथ और इसके बाद दोनों पलक झपकते ही हवा की तेजी से हमला करते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद जोरो की स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और मीहॉक इजीली जोरो को हरा देता है। तो ये है ताकत दुनिया के नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन की। हाँ, दोनों स्वॉर्ड्स टूटने के बाद भी जोरो खड़ा होता है। ये देखकर मीहॉक कहता है, आखिर तुम यहाँ से भागते कि नहीं? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर जोरो बोलता है, मेरे जीवन में भागना नहीं लिखा है, अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों से मरना कबूल करूंगा पर भागूंगा नहीं। मीहॉक भी जोरो की बात मान लेता है और जोरो पर हमला कर देता है और एक ही हमले से इसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव लग जाता है और जोरो सीधा समुद्र के पानी के अंदर जाकर गिरता है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उस पर हमला कर देता है पर मीहॉक इजीली इसके हमले को डॉज कर लेता है। उसके बाद मीहॉक लूफी से कहता है, मैंने इसे जान से नहीं मारा है, जाओ और उसे बचा लो, अगर ये मुझसे और लड़ता तो लड़ते लड़ते ही मर जाता। तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है जोरो, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस लड़ाई का जिस दिन तुम मुझे हराओगे। और मियाओ ब्रदर्स जोरो को बाहर निकालते हैं समुद्र में से और मीहॉक ये सारी बातें सुनकर जोरो से कहता है, मुझे माफ करना लूफी, मैं हार गया, मैं हार गया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं एक ताकतवर स्वॉर्ड्समैन हूँ, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा योगदान दे पाऊंगा। पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं हार गया, मैं नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ लूफी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मेरी पहली और आखिरी हार होगी। जब तक तुम पायरेट किंग नहीं बन जाते मैं आज के बाद कभी नहीं हारने वाला। ये सारी चीजें देखकर मीहॉक लूफी से कहता है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ग्रैंड लाइन में। और ऐसा बोलकर मीहॉक यहाँ से जाने लगता है और तभी डॉन क्रीक पीछे से आता है और मीहॉक से कहता है, क्या हुआ मीहॉक, मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ, पर डॉन क्रीक मीहॉक पर हमला कर देता है बहुत सारी बंदूकों का यूज करके पर मीहॉक मिस्टीरियसली पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। मीहॉक यहाँ से चले जाने के बाद सारे लुटेरे फिर से उस रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी लूफी कैप्टन जेफ के पास जाकर कहता है, कैप्टन जेफ, अगर मैंने आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प की और अगर अकेले ही डॉन क्रीक को हरा दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे प्लीज? मुझे और सजा नहीं चाहिए और एक वेटर नहीं बनना है अपनी पूरी जिंदगी। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो मैं आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुमने डॉन क्रीक को हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो बच्चे। दरअसल बंदा इस रेस्टोरेंट को इसलिए हथियाना चाहता है ताकि ग्रैंड लाइन में इजीली एंटर कर सके और सारे पायरेट्स को धोखा दे सके क्योंकि असल में ये कोई पायरेट शिप नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है और उन सभी को चकमा देकर उन सभी को मार दे। इसके बाद डॉन क्रीक और जेफ के रेस्टोरेंट के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है पर इसी दौरान डॉन क्रीक सही समय को देखकर अपने क्रू का सबसे माहिर पायरेट भेजता है इनसे फाइट करने के लिए जिसका नाम पर्ल होता है। और इस सिचुएशन को देखकर सांजी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है यानी कि अब सांजी वर्सेस पीएल होने वाला है। पर्ल को देखकर लूफी बोलता है, अरे यार कितना अजीब इंसान है, मोतियों से भरा हुआ है। डॉन क्रीक लूफी पर हमला कर देता है और इसके हमले से लूफी सीधा जाकर पर्ल के ऊपर जाकर गिर जाता है। पर्ल की नाक से खून आना शुरू हो जाता है, इसे गुस्सा आने लगता है, इस बंदे के आसपास आग लगना शुरू हो जाती है और पर्ल सामा अपने मोतियों से इन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से डॉन क्रीक के पायरेट्स और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जलना शुरू कर देता है। हर तरफ आग लग जाती है और जैसे ही पर्ल के मोती मेन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये देखकर मास्टर शेफ जेफ एक लात मारकर सभी मोतियों को रोक देते हैं। बिना टांग के बावजूद ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सांजी को ये देखकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि पर्ल इसके रेस्टोरेंट को तबाह करना चाहता है, इसलिए सांजी सीधा इस पर हमला कर देता है और सांजी देखते ही देखते पर्ल को भी हरा देता है और अपना आखिरी हमला करने वाला होता है। तभी सांजी को वही पायरेट ब्लैकमेल करने लगता है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था। ये सांजी से कहता है, अगर तुमने पर्ल पर एक भी हमला किया तो मैं तुम्हारे इस शेफ को मार डालूंगा। इसकी वजह से सांजी का ध्यान भटक जाता है
और इस मौके का फायदा उठाकर पर्ल सांजी पर हमला कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही एक दूसरा हमला करके इसे मारने वाला होता है, जिन पर्ल को रोक देता है और कहता है कि ये सांजी के साथ 1v1 करना चाहता है। सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर फिर भी सांजी वर्सेस जिन की फाइट होती है, जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जिन सांजी को मार देगा, पर कुछ देर तक फाइट होती है और आखिर में सांजी जिन को हरा देता है। और तभी डॉन क्रीक देखता है कि सभी लोगों का ध्यान इन दोनों की फाइट पर था और डॉन क्रीक एक सही समय देखकर अपने एक जहरीले बॉम्ब से वहां पर अटैक कर देता है। डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स के पास अपने अपने मास्क थे और इस जगह पर जैसे ही वो गैस हटती है, तुम देखते हैं कि सारे शेफ उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सांजी और लूफी की जान बचाने के लिए जिन लूफी को अपना हेलमेट दे देता है और सांजी को भी जान से बचा लेता है। पर इन दोनों को बचाने के चक्कर में जिन बेचारा मारा जाता है और मरने से पहले सांजी से माफी मांगता है कि डॉन क्रीक को यहाँ पर लेकर आया, पर मैं इसे इसलिए नहीं लेकर आना चाहता था। और जिन की मौत हो जाती है और डॉन क्रीक जिन की मौत का दुख मनाने के बजाय उसकी मौत पर हंसते हुए कहता है, कितना बेवकूफ कुत्ता था मेरा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन, सांजी और पर्ल ये तीनों अब घायल हो चुके हैं और अब लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट रह चुकी है। इसके बाद दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लूफी अपनी गंगम पावर का यूज करके डॉन क्रीक पर हमले करता जा रहा था, तो डॉन क्रीक अपने ऊपर एक मेटल से बनी हुई एक कांटों की शील्ड बना लेता है, पर लूफी रुकता नहीं है और उसके कांटों पर ही पंच मार देता है। और इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि नुकीले कांटों के ऊपर ही इतनी तगड़ी वाइब्रेशन बनती है कि डॉन क्रीक दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि डॉन क्रीक मरा नहीं है और फिर से लूफी पर हमला कर देता है। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है बच्चे। लूफी जीभ निकाल कर इसे चिढ़ाने लगता है, अच्छा बच्चे तू हराएगा मुझे, आजा आजा। और तभी डॉन क्रीक रियलाइज करता है कि जो भी डेविल फ्रूट यूजर होता है जैसे कि लूफी, वो लोग पानी के अंदर नहीं कर पाते और ये बंदा एक प्लान सोचता है कि इसे किसी न किसी तरीके से पानी के अंदर डुबाकर मारा जाए। और सही समय देखकर लूफी के ऊपर एक नेट फेंक देता है और लूफी पानी की तरफ गिरने लगता है। एक डेविल फ्रूट यूजर कभी भी तैर नहीं सकता और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी होती है। लूफी अपने हाथों को बाहर निकालता है और एक आखिरी बार डॉन क्रीक पर हमला कर देता है और डॉन क्रीक घायल हो जाता है। और डॉन क्रीक को हराने के बाद लूफी पानी के अंदर चला जाता है और समुद्र की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। पर सही समय पर सांजी यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। सांजी से जगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने सांजी को दिखता है और तभी नोटिस करता है कि इसकी हैट गायब है। ओ भाई मेरी हैट कहाँ है? अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारी हैट उस ड्रॉर के ऊपर रखी हुई है। सांजी शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो क्या अब तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होगे? हम साथ मिलकर अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे। लूफी की इस बात को सुनकर सांजी को अपना गोल याद आता है और हमें पहली बार पता चलता है कि सांजी का गोल क्या है। दरअसल ये सांजी ऑल ब्लू को पाना चाहता है। दरअसल ये ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन में पाने जाने वाले सी फूड्स हैं और अगर सांजी को इस दुनिया का नंबर 1 कुक बनना है तो इसे ग्रैंड लाइन में जाकर ऑल ब्लू को पाना ही होगा, जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ और सी फूड पाया जाता है। और सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ लूफी को एक और क्रू मेंबर मिल चुका है। अब थोड़ी देर बाद शेफ लूफी, सांजी और सभी के लिए आगे के सफर के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आते हैं। ये वही बुक है जो कि डॉन क्रीक पाना चाहता था। इस बुक में वो सारे राज हैं जिसका यूज करके तुम ग्रैंड लाइन के पास जा सकते हो। नहीं आपका शुक्रिया, मैं इसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कोई शॉर्टकट नहीं पाना चाहता सर। जैसा कि मुझे लगा ही था बच्चे, तुम यही जवाब दोगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, तुम एक पायरेट किंग जरूर बनोगे। और इस तरफ सांजी पूरे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा था और बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को याद करता है कि उसने कैसी कैसी मेमोरीज बिताई हैं इस रेस्टोरेंट में। और अब इसके बाद सांजी का लूफी के साथ जाने का समय आ चुका है। सांजी अपने कदम आगे बढ़ाता है। सांजी मन ही मन रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और जैसे ही सांजी लूफी की बोट में आकर खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांजी तुम्हें पता है ना जब किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम्हें सर्दी हो जाती है, अपना ध्यान रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी सांजी। सांजी पीछे मुड़कर देखता है और सभी शेफ से रो रहे होते हैं। ये देखकर सांजी भी रो पड़ता है। सांजी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार सांजी और लूफी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और सभी शेफ सांजी को गुड बाय कहते हैं। और इसी के साथ बाराती आर्क खत्म हो जाती है। अब बाराती आर्क के खत्म होने के बाद हमें एक नया क्रू मेंबर मिल चुका है जिसका नाम सांजी है और अब एक नए दिन और एक नए सफर के साथ आरलोंग पार्क की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम सांजी, लूफी, जॉनी और युसाको को देखते हैं। हम देखते हैं कि युसाको बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन लूफी और सांजी दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। युसाको बीच में आकर बोलता है, अरे यार तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नामी को आरलोंग ने पकड़ लिया होगा। पर एक सेकंड, अब ये मत कहना तुम्हें आरलोंग नहीं पता। इन दोनों के अलावा आप सभी को और मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि आरलोंग क्या चीज है। युसाको सीटी बजाकर पूरा माहौल क्रिएट कर देता है। सभी लोग मेरी बात सुनो, आरलोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। क्या ये फिशमैन क्या होता है भाई? लूफी अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता है। क्या मास्टरपीस बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया लूफी। चुप करो मेरी बात सुनो। ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 बहुत बड़ी पावर्स रूल करती हैं। उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड्स सरकार के लिए काम करते हैं। एक सेकंड, एक पायरेट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी भाई? हाँ दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 7 वॉरलॉर्ड अपनी लूट का एक हिस्सा सरकार को देते हैं और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और ऐसे ही उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है जिम्बे, फिशमैन पायरेट्स का बॉस। और आरलोंग उन सभी में से एक है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर एक के बाद एक जगह पर जाकर तबाही मचाता है। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों के अंदर अपना कब्जा जमा रखा है। अच्छा तो नामी उसके पास अकेले गई होगी, शायद हो सकता है कि वो उस पर लगे इनाम के पीछे है। तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को। उसके ऊपर नामी खड़ी होती है, बहुत चुप चुप लग रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब ये आरलोंग पार्क पहुंचेगी क्योंकि इसका होम टाउन भी यहीं पर है। अब इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम ही आरलोंग पार्क है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीने का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आरलोंग तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से। हाँ और यही बंदा है आरलोंग, वही बंदा जिससे नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है। पर जैसे ही आरलोंग पार्क के अंदर जाने वाले होते हैं तभी पीछे से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आरलोंग ने इसके पापा को मार दिया है और बदला लेने के लिए आरलोंग को मारने यहाँ पर आ चुका है। तो साइड हो जा वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मारकर गिरा देती है। आरलोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं और उसके सामने पैसे फेंकती है और कहती है इन्हें रख लो तुम्हारे काम आएगा और चले जाओ यहाँ से। नामी आरलोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आरलोंग उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। नामी तुम आ गई? हाँ हमें आ गई। मुझे बहुत सारे पागल भी मिले रास्ते में जो कि मेरी बातों में आसानी से आ गए। वैसे भी तुम्हें धोखा देना बहुत अच्छे से आता है। चलो पार्टी की जाए। नामी आई है। भाई क्या चल रहा है? क्या नामी भी इन सभी के साथ मिली हुई है? पर नामी का सीक्रेट क्या है और ये आरलोंग के साथ क्यों मिल आई है, इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और इस तरफ उसॉप और जोरो आरलोंग पार्क में पहुंच जाते हैं और जोरो कहता है हमें उन्हें अंदर घुसकर मारना होगा। ये सुनकर जॉनी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। ओ भाई जोरो आराम से, इतना एक्साइटेड क्यों रहते हैं? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेकर आने के लिए कहा है। पर
जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। अरे यार ये साको भाई हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मारकर उसे पीछे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आर्लोंग पार्क तो उस तरफ है, तो नामी की विलेज कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन्स पर जाती है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। अबे ओ मुझे खोल दो भाई, ये क्या करते हैं। वो फिशमैन ये सारी बातें सुन लेते हैं, कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चेक किया जाए। ये लोग पानी में तैरकर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसॉप और जॉनी कूद जाते हैं। जोरो को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं आज ही लगता है आपके साथियों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन्स जोरो को उठाकर आर्लोंग के पास लेकर जाने लगते हैं। और ये देखकर उसॉप और जॉनी उससे माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, लूफी को जरूर बताएंगे कि तुम कितने बहादुर पायरेट थे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि सामने पूरा का पूरा विलेज तहस नहस हो चुका है। सभी घर यहाँ पर उल्टे पड़े हुए हैं। मैंने सुना तो था कि फिशमैन्स नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसॉप इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक फिशरमैन आ जाता है। उसॉप बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक बच्चा आता है और उसके पैर मारकर इसे गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि आर्लोंग को मारने आया था अभी थोड़ी देर पहले। उसे लग रहा होता है कि उसॉप एक फिशरमैन है और उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक लड़की आती है और इस बच्चे पर मारती है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और बोलती है क्या तुम भूल गए हाँ कैसे उन सभी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, सभी लोगों को मार दिया क्योंकि सिर्फ एक विलेजर ने उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि वो सब वापस हो हाँ। ये लड़की उसॉप की तरफ देखती है। ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसॉप का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। उसॉप भी अपनी गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसॉप पर हमला करती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो वो फिशरमैन हमें मार देंगे। एक ही बात पता नहीं कितनी बार समझानी पड़ती है तुम्हें। और उसॉप को छुपाने के बाद उस फिशरमैन को बोलती है अब लंबी नाक वाला उस तरफ गया है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग उसॉप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। पर सिर्फ लूफी के ही नहीं किसी और के मुंह में भी ये खाना सूंघकर पानी आने लगता है। और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी हैं और उस खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी की शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आर्लोंग पार्क के अंदर दो आदमी आर्लोंग से बोलते हैं सर हम किसी को लेकर आए हैं। दरअसल ये दोनों जोरो को लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ। आधी मछली क्या आधी मछली हाँ बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन आगे से मुझे कभी आधी मछली मत कहना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं और हम इवॉल्व्ड ह्यूमंस हैं। हमारी काबिलियत तुम चिंदी इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर जोरो हक्का बक्का रह जाता है। पर नामी आर्लोंग से कहती है मैंने इस आदमी से बहुत ज्यादा खजाना लूटा है और ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इसे पता भी नहीं है कि ये किस जाल में फंस चुका है। क्या तू हमेशा से ही ऐसी थी नामी हाँ। तूने तो कहा था कि तुझे पायरेट्स पसंद नहीं। समझ गई ना वो सब कुछ एक ड्रामा था। हम देखते हैं कि नामी के हाथों के ऊपर एक टैटू बना हुआ था और वो टैटू और आर्लोंग का फ्लैग बिल्कुल सेम होते हैं। और नामी बताती है कि आर्लोंग पायरेट्स की लीडर है। और इस तरफ सांजी बोट के नीचे देख रहा होता है। और तभी वही मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये एक भैंस है क्या, कितनी बड़ी है। नहीं गाय तो नहीं, एक हिप्पो लग रहा है। लूफी उसे एक पंच मारता है। गम गम पिस्टल जो मेरे खाने के पीछे पड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर सांजी लूफी को लात मार देता है और सामने पड़े खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाता है। ये लो खा लो इसे, तुम बहुत भूखे लगते हो। ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है और जैसे ये मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है तो सांजी इसे एक किक मार देता है। ये साको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई अभी इतना प्यार दिखा रहा था इस पे, इसको खाना वगैरह दे रहा था और अभी इस पे लात भी मार दी इसने। ये कैसा प्यार है भाई तेरा। दरअसल ये मॉन्स्टर उस सी फूड के साथ साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसलिए सांजी ने इसे एक लात मार दी। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन पर हमला करने वाला होता है। पर तभी सांजी इसे खतरनाक लात मारता है जिसका नाम था कोरलियर शूट। इस तरफ उसॉप फाइनली जाग जाता है और सामने उसी लड़की को अपने सामने बैठा हुआ दिखता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम है नोजिको और सामने वही बच्चा भी बैठा होता है और उसे पूछती है तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम मारे जाओगे अगर तुमने उनसे दोबारा पकड़ लिया। मुझे पता है पर उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। उन लोगों ने हमारे गांव से सारा सामान लूट लिया और बहुत सारे लोगों को मारा, इसलिए मैं आर्लोंग पार्क गया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन एक लड़की ने मुझे वहां से भगा दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊं, मैं अपने फादर का बदला जरूर लेकर आऊंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ तुम मर जाओ फिर। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ लड़ लो उससे। वैसे भी तुम कुछ करने के लायक नहीं। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसने मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी है, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य को लेकर कभी हार नहीं मानी। इसलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं जो कि बात बात पर मरने की बात करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए। क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है। हाँ वो जिंदा है। तो तुम घर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और बच्चा यहाँ से चला जाता है। तुम तो काफी अच्छे हो। वैसे मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मैं यहाँ पर नामी नाम की एक लड़की की तलाश में हूँ। नामी और नोजिको इसे सारी बातें बताती है और उसॉप चौंक जाता है जब इसे पता चलता है कि नामी आर्लोंग पायरेट्स की लीडर है। उसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम है और वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजिको एक फोटो फ्रेम उठाती है और उसमें नोजिको और छोटी वाली नामी होती है। नोजिको बताती है कि वो और नामी अडॉप्टेड है पर तीनों इस घर में बहुत शांति से रहते थे इस कोकोयाशी विलेज में। पर एक दिन नामी हम सभी को धोखा देकर आर्लोंग की ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। क्या इसका मतलब है वो अभी तक हमें पागल बना रही थी। भले ही उसने मेरे गांव को बचाने में मेरी हेल्प की और हमारे साथ दिल खोलकर हंसती थी। हम उसे यहाँ से लेने आए थे पर मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है। और इस तरफ आर्लोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है और नामी जोरो से कहती है क्या तुम्हें समझ में आया, मैं हमेशा से ही तुम्हें इस्तेमाल करते आई हूँ जोरो। हाँ अगर इसे पैसे दिए जाए तो ये अपने माँ बाप की मौत को भी भूल सकती है। ये बात सुनकर नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है मैंने वैसे भी इस लड़की पर कभी विश्वास नहीं किया था। और जोरो पीछे पड़े तालाब के अंदर गिर जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और ये खुद को बचा भी नहीं सकता था। और नामी जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचाकर वापस से सरफेस के ऊपर लेकर आती है। ये तुमने क्यों किया है। ज्यादा बनो मत समझी, तुम एक इंसान को मरते हुए देख भी नहीं सकते हो। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी छाती के ऊपर एक लात मार देती है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी। हाँ तो क्या करना है अब इसका। मैं इसे खुद देख लूंगी। एक दूसरा फिशरमैन आता है और बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले एक आदमी को यहाँ पर देखा था और उसे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के अंदर जा चुका है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पर एक काम था। और आर्लोंग के कोकोयाशी विलेज को विजिट करने की बात आग की तरह फैल जाती है और गांव के सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद उसे पता चल चुका है कि हमारे पास हथियार है। पर जैसे ही आर्लोंग इस विलेज के अंदर आने वाला होता है सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। आर्लोंग एक बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है तो ही है ना वो जिसके पास बहुत सारे हथियार है। हाँ क्योंकि मुझे शौक है बंदूक कलेक्ट करने का। हथियारों के होने से सिर्फ विद्रोह की भावना आती है। नोजिको और उसॉप ये सब कुछ देख रहे होते हैं पीछे खड़े हुए। हम आर्लोंग को हर महीने पे करते हैं, तुम पैसों से अपनी जिंदगी खरीद रही हैं और इस विलेज के अंदर जो भी आदमी पैसे नहीं देता उसका पूरा गांव तबाह कर दिया जाता है। और इसी की वजह से गोसा विलेज का ये हाल हो चुका है। आर्लोंग पार्क के अंदर जोरो कैद में होता है। नामी यहाँ पर आती है, अपने हाथ में चाकू लिए उसकी सारी रस्सियों को काट देती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और उसके सामने उसकी तलवार रख कर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ आर्लोंग उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी नोजिको यहाँ पर आ जाती है और बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमने 8 सालों तक तुम्हें लगातार पैसे दिए हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हाँ नोजिको की बातें सुनकर सभी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं पर आदमी सभी को कहता है तुम सभी लोग अंदर जाओ, अगर आज हमने कुछ भी किया तो हमारे 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। आर्लोंग उसे जमीन के ऊपर फेंक देता है और उस आदमी को दोबारा से उठाता है और दोबारा से फेंकने वाला होता है कि तभी उसके हाथों पर एक हमला होता है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और ये काम उसॉप का होता है। मेरा नाम कैप्टन उसॉप है और मैं समुद्र का एक बहुत बहादुर पायरेट हूँ और अगर आज तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, भले ही तू 10,000 लोग लेकर आ जा, मैं एक ही को चीर कर रख दूंगा। बस इतना ही सुनने की देर थी और उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। उसॉप यहाँ से भागने लगता है। गिनसम नाम का एक आदमी उसी
आदमी को ट्रीटमेंट देता है और सामने से नामी भी यहाँ पर आ रही होती है और जैसे ही उसे देखते हैं तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ नोजिको और गिनसान यहाँ पर बचते हैं और वो डॉक्टर भी जो कि इसे ट्रीट कर रहा था। नामी किसी की कब्र के सामने जाकर बोलती है बस 70 लाख बैरिस और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 10 करोड़ बैरिस इकट्ठा करके अपने गांव को खरीद लूंगी। और इस तरफ जोरो चेयर के ऊपर बैठा होता है सभी फिशमैन्स को मारकर। जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बना लेता है और इस पर सवारी करते हुए जा रहा होता है और इस तरफ उसप जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है एक पेड़ के साथ कैमोफ्लेज होकर। और तभी एक फिशरमैन इसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। उसप डर के मारे नीला पड़ जाता है और इस तरफ जोरो के सामने हाची नाम का एक बंदा आ जाता है। तो मुझे हाची पुकार सकते हो क्या? तुम हमारे कोई गेस्ट हो? हाँ, मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है। ठीक है, तुम मेरे मेहमान हो। उस मटकी के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद आरलोंग अपनी आरलोंग पार्क के अंदर आता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसके सभी फिशमैन्स को किसी ने मार दिया है और इनमें से एक फिशमैन जो कि बहुत ज्यादा घायल है आरलोंग को बताता है ये काम रोरोनोआ जोरो का है। क्या वो पायरेट हंटर? आरलोंग ये सुनकर चौंक जाता है और तभी वही फिशरमैन उसप को लेकर यहाँ पर आ जाता है और इसे आरलोंग के सामने पेश करता है। और जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसप को कैप्चर कर लिया गया है और आरलोंग के सामने होगा इस वक्त। और इस तरफ आरलोंग उसप के ऊपर पैर रखकर बैठा होता है। तुम जोरो के आदमी हो ना? अरे यार मुझे मत मारो प्लीज, अगर तुमने मुझे जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पर आ जाएगा। और तभी एक और फिशमैन यहाँ पर आता है और बोलता है इन सबके पीछे पक्का नामी का हाथ होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जोरो के साथ हमेशा से ही काम कर रही थी। हाँ, वैसे भी धोखा देना उसकी काबिलियत है। नामी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है मेरे बारे में फालतू बातें बनाना बंद करो। मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। मुझे माफ करना नामी, तुम कब तक मुझ पे शक करते रहोगे? हाँ। और तभी हाची भी यहाँ पर आ जाता है और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं करूंगा, एक बार वो मिल जाए जिसने ये काम किया। वो सब अपने मन में सोचता है कि बस थोड़े ही टाइम की बात है, इसे बस किसी तरह से इन्हें उलझा कर रखना होगा। और इसके बाद जोरो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और अपनी गुलेलें निकाल कर इन्हें मारने वाला होता है। पर तभी नामी सामने आती है और उस सबको अपने डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारती है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती है? हाँ नामी, भले ही तूने हमारी शिप को चुरा लिया पर लूफी को अभी भी तुझ पे पूरा विश्वास है। उसने एक बार भी तुझ पर शक नहीं किया और अभी भी तुझे वो नेविगेटर के रूप में देखना चाहता है। तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं सिर्फ पैसों पर विश्वास करती हूँ। वो सामने खड़े एक फिशरमैन से उसका चाकू निकालती है। उस सब बुरे तरीके से डर जाता है, अपने बैग से एक बॉल निकालता है और नामी पर हमला करता है और तभी चारों तरफ स्मोक हो जाती है और इसका फायदा उठाकर नामी उस सब के पेट के अंदर चाकू घोंप देती है। नामी उस सब को मार देती है और उस सब पीछे तालाब के अंदर गिर जाता है। उस सब पानी के अंदर डूबने लगता है और उस खून से लथपथ चाकू को उस फिशमैन को दे देती है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, इस आरलोंग ग्रुप को ज्वाइन करने का, और वो है अपने गांव को कोकोयाशी विलेज को खरीद लेना। मेरे पास बहुत ही जल्द 10 करोड़ बैरिस हो जाएंगी। हाँ, मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा। जॉनी ने ये सब देख लिया था कि नामी ने उस सब को कैसे मारा। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर की सवारी कर रहा था और ये मॉन्स्टर जमीन के ऊपर जाकर टकरा जाता है और इसी मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जैसे ही ये शिप लैंड करती है तो यहाँ पे जोरो भी खड़ा होता है और ये शिप जोरो से टकरा जाती है। सालो मुझे मारना चाहते हो? हाँ? इस तरफ नामी अपने रूम के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था। और इसके बाद नामी एक फ्लैशबैक को देखती है जहाँ पर बचपन में आरलोंग उसे यहाँ पर लेकर आया था इस रूम में। नामी मन ही मन कहती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। और इस तरफ जॉनी सभी के सामने आकर इन सभी को बताता है कि उस सबको नामी ने मार दिया है। ये बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बीच के ऊपर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि अजीब से कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। तो गाइस, नामी ने ऐसा क्यों किया और क्या है इसकी बैक स्टोरी और नामी ने उस सबको क्यों मारा और ये बंदा जिसे हमने अभी देखा ये है कौन? ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं, यही वाला पार्ट देखिए। अब जॉनी इन सभी को बता देता है कि नामी ने उस सबको मार दिया है। ये बात सुन के लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है। फालतू की बातें करना बंद करो। पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मैंने कहा ना फालतू की बातें करना बंद करो। नामी कभी ऐसा नहीं कर सकती, हम लोग दोस्त हैं। और तभी पीछे से नामी यहाँ पर आ जाती है। दोस्त? हाँ, मजाक करना बंद करो लूफी, तुम बस पागलों का एक झुंड हो जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। नामी, तुमने उसे मारा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, तो मैंने उसे मार दिया और कुछ ही देर में शायद जोरो भी मरने वाला है क्योंकि आरलोंग जोरो के पीछे है। जोरो ने आरलोंग के सभी भाइयों को मार दिया और अब जोरो नहीं बचने वाला। तुम आरलोंग के सामने कुछ नहीं। वो सब कहाँ है नामी? अच्छा, वो तो समुद्र के नीचे होगा अभी। अपनी बकवास बंद करो नामी, मुझे बताओ सब कहाँ पर है? जोरो नामी पर हमला करने वाला होता है पर तभी सांजी जोरो को एक लात मार के इसे रोक लेता है। क्या तुम अब एक लड़की को मारने वाले हो जोरो? हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। पर मैं तुम लोगों के पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसा होगा, पर तुम लोग तो नल्ले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। और मेरे बारे में भूल जाओ लूफी और एक नया नेविगेटर ढूंढ लो और ढूंढ लेना अपने वन पीस या जो भी है वो। गुड बाय लूफी। लूफी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से जमीन के ऊपर गिर जाता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा इस आइलैंड को छोड़ने का मन नहीं और यहाँ पर जो हो रहा है होता है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर लूफी सो जाता है। कमाल है भैया बंदा, ये क्या? तुम्हें जो करना है करो, मर जाओ यहीं पर सबके साथ। और बस इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ नोजी को उसी बच्चे के साथ समुद्र के किनारे पर आती है क्योंकि सामने से एक मरीन शिप आ रही थी। इन्हें लगा कि इनसे हेल्प मांग कर ये लोग बच सकते हैं आरलोंग से। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी पर तभी एक फिशरमैन इस बोट पर हमला कर देता है और अपने मुंह से पानी फेंककर एक मरीन सोल्जर को घायल कर देता है। और तभी इस शिप का कमांडर यहाँ पर आ जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप सरेंडर। पर बंदा इसे भी आसानी से मार देता है और एक दूसरा फिशरमैन नीचे से बोट को तोड़ रहा होता है और तीसरा ऑक्टोपस वाला हाची एक बड़े से पहाड़ को खिसकाते हुए आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है और उसे तेजी से घुमाता है जिसकी वजह से पानी में एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है और पूरी शिप उस बवंडर के अंदर समा जाती है। और उसी के साथ साथ नोजी को उस बच्चे और सभी विलेजर्स की उम्मीदें भी डूब जाती हैं कि वो अब बच सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस तरफ लूफी आराम से सो रहा है। भाई इसे कोई मतलब नहीं है, आरलोंग ने मारने वाला है। अबे लूफी, आरलोंग मारने वाला है मैं, तू सो रहा है यहाँ पे? क्या करते ये? यहाँ पर रुकने की हमारे पास कोई वजह नहीं। नहीं, एक वजह है, लूफी यहाँ पर है तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। एक मिनट, अब तुम ये मत कहना कि तुम नामी को दोबारा से हमारी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो। नहीं, मुझे उस लड़की से अब कोई मतलब नहीं। लूफी ही डिसाइड करेगा कि कौन हमारा नेविगेटर बनेगा और अगर वो नामी है तो मैं नामी को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो से पूछता है, जोरो तुम्हें क्या लगता है नामी क्यों रो रही थी? क्या वो रो भी रही थी? हाँ, नहीं बाहर से तो नहीं लेकिन अपने दिल के अंदर। हो सकता है कि उसने उसप को मारा इसलिए वो रो रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें सच में लगता है कि वो उसप को मार देगी? और तभी हम देखते हैं कि उसप मारा नहीं है, ये बंदा जिंदा है और भागते हुए इन सभी की तरफ आ रहा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बीच के किनारे जिस बंदे को हमने देखा था वो कोई और नहीं उसप ही था। दरअसल नामी ने उसप को चाकू नहीं मारा था बल्कि उसने अपने हाथ पर ही चाकू मारा था और सबके सामने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसने उसप को मार दिया है। और अगर नामी ऐसा नहीं करती तो शायद आरलोंग इसे सच में मार देता। इसलिए इससे पहले कि आरलोंग इसे मारता नामी ने ये नाटक रचकर उसप की जान बचा ली। और ये सारी बातें उसप जल्द से जल्द जोरो और लूफी को बताना चाहता है। और इस तरफ जोरो और सांजी ये दोनों एक छोटी सी बात पे लड़ने लगते हैं कि तभी उसप बीच में आ जाता है और ये अटैक उसप को लग जाता है। उसप तुम जिंदा हो? शायद, लेकिन अब नहीं। और तभी लूफी भी उठ जाता है। अरे भाई उसप क्या हो गया तेरे को? क्या नामी ने तुम्हारे साथ किया? और पीछे से जोरो और सांजी कहते हैं नहीं, ये हम दोनों का काम है। सालों भी मर जाता मैं। ओए उसप, मैंने तो सुना था कि नामी ने तुझे मार दिया है। नहीं लूफी, ये पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि नामी ने तो मेरी जान बचाई है। और इस तरफ हम नोजी को देखते हैं और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सारी चेयर और बोतलें टूटी हुई होती हैं और घर के अंदर नामी थी। नामी कहती है मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए आई हूँ। कौन है वो लोग? एक मिनट, क्या तुम उनसे मिल चुकी हो? हाँ, मैं मिली हूँ एक से। उसकी नाक बहुत बड़ी सी थी और मुझे वो एक नंबर का झूठा लग रहा था। तुम मुझे बता सकती हो इसके बारे में?
तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सारी बातें बताओगी। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दूंगी, पर मैं जितना उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे वो याद आते हैं। सच तो ये है कि मैं भूल गई थी कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उनके साथ रहना पसंद है, काश मैं उनके साथ हमेशा रह पाती। दरअसल अभी नामी इन चारों की ही बात कर रही है और इस तरफ उस इन सभी को बता चुका है कि कहानी क्या है। असली में नामी आर्लोंग के ग्रुप के साथ काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है कि हमें आर्लोंग पार्क पर सीधा हमला कर देना चाहिए। तभी नोजी को यहाँ पर आ जाती है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें कभी नहीं हरा सकते। सब सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और उस ने बताता है कि नामी की बड़ी बहन है और सांजी इसे देखकर इस पे फिदा हो जाता है। इसकी आंखों में दिल बन जाते हैं और ये सिंपिंग करना शुरू कर देता है। नामी को अकेला छोड़ दो और इस गांव से चले जाओ। मैं तुम्हें उसकी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। वो कहानी सुनकर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। हाँ ठीक है, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानना चाहता। उस पर ध्यान मत देना, वो ऐसा ही है। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। और जोरो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ये भी सो जाता है और नोजी को समझ आती है कि नामी इन सभी को आसानी से भूल क्यों नहीं पा रही। ये सभी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके साथ दिल लगा रहता है। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज के अंदर चूहे जैसा दिखने वाला कमांडर यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है कोलोनल नेजुमी और ये बंदा नेवी ब्रांच 16 का कोलोनल है। और सामने खड़े विलेजर्स से पूछता है गेंजो कहाँ पर है। गेंजो वही बंदा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पास हथियार वगैरह थे। गेंजो सामने आता है। जी सर, मैं ही हूँ गेंजो। मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर नामी नाम की लड़की का घर है। नामी? पर क्यों सर? चुपचाप हमें रास्ता दिखा। और इस तरफ नोजी को नामी की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। ये आज से 8 साल पहले की बात है और हम नामी और नोजी को का बचपन देखते हैं। नामी उस समय कोकोयाशी विलेज के अंदर ही रहा करती थी और नामी और नोजी को अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी नहीं भूल सकती, जिसका नाम था बेलेमेरे। नामी एक मैप बनाती है कोकोयाशी विलेज का, यानी कि अपने ही गांव का। नामी लाइब्रेरी के अंदर जाती है पर पैसे ना होने की वजह से वो एक बुक को चुरा लेती है और तभी गिनसान यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि गेंजो, और उसे पकड़ लेते हैं। बेवकूफ लड़की। और इसे इसके घर लेकर जाते हैं। बेलेमेरे बाहर आती है और बोलती है क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही हो? वेलकम होम नामी। इसने इतनी सारी चोरियां की हैं कि पूरे गांव में ये लड़की फेमस हो चुकी है। बेलेमेरे उसे दिलासा देती है, कोई बात नहीं, तुमने उसकी बुक के लिए पैसे दे दिए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन बाद में तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। गिनसान ये सुनकर शर्मा कर भाग जाता है यहाँ से। अरे ओ क्या ये पागल वागल तू है? और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। और तुम क्यों हंस रही हो? और उसे मारकर कहती है अगली बार तुमने चोरी की तो तुम्हें 100 बार मारूंगी, समझी? नोजी को यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो आराम से चुरा लेती, किसी को पता भी नहीं चलता। बेलेमेरे इन दोनों को मारती है। चोरी करना बुरी बात है। अरे यार हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखो नामी ने कितना बढ़िया मैप बनाया है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसी एक छोटी सी बच्ची इस पूरे के पूरे विलेज का ऐसा नक्शा तैयार कर सकती है और वो भी इतना बढ़िया। जी मॉम, मैं नक्शे के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मुझे नक्शे बनाना पसंद है और इसके लिए मैं पूरी दुनिया का सफर करना चाहती हूँ और मैं उस हर जगह का नक्शा तैयार करूंगी जहाँ पर मैं घूमी हूँ। एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेलेमेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है पर नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि ये पहले नोजी को के लिए तैयार की गई थी और ये से फिट भी नहीं आ रही थी। नोजी को नामी से कहती है अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, तुम ये फिट आ जाएगी, पहनकर तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नए कपड़े चाहिए और तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम मेरी असली की बहन नहीं हो, समझी? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेलेमेरे ये बात सुनकर नामी को एक जोरदार चांटा मारती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम सच में बहनें नहीं हो ऐसी फालतू की बात दोबारा कभी मत करना। आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो, काश आपकी जगह हम किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए होते। बेलेमेरे ये बातें सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, अगर तुम्हें इस घर से और मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो चली जाओ यहाँ से। और नामी गुस्सा होकर यहाँ से सचमुच चली जाती है। कुछ देर बाद बेलेमेरे को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नोजी को यहाँ पर आती है और बोलती है हम तीनों एक फैमिली है मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि नामी भी यही सोचती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो नोजी को, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए नामी को दोबारा से घर लेकर आ सकती हो? उसे कहना कि मैंने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना तैयार किया है। और इस तरफ नामी गेंसान के घर पर होती है। मुझे लगता है बेलेमेरे अब बहुत ज्यादा खुश होंगी क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मुझे लगता है कि गांव के सभी लोग मेरी वजह से उन्हें नफरत करते हैं तो मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार बेला मेरा बचपन से ही ऐसी थी, बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है और अभी भी सबकी नजरों में वो बदमाश ही है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। बेलेमेरे पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है पर एंड में वो हार जाती है और बेलेमेरे बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग मरने ही वाली थी कि तभी देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजी को ही थे। बेलेमेरे बहुत हिम्मत से उनके पास जाती है और उनके बारे में पूछती है पर इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता था। जब नामी हंसती है तो बेलेमेरे को जिंदा रहने की एक उम्मीद दिखाई देती है। पर बहुत तेज तूफान में बेलेमेरे उन सभी को लेकर अपने गांव कोकोयाशी विलेज जाने लगती है। बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज पहुंचती है और उन सभी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये 2 लड़कियां कौन है, इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो प्लीज, इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजी को और नामी होश में आते हैं और इसके बाद बेलेमेरे डिसाइड करती है कि इन दोनों को गोद लेने वाली है। गिनसान और डॉक्टर इसे समझाते हैं अरे इन्हें मत पालो, तुम्हारी जैसी एक औरत कभी अच्छी मां नहीं बन सकती है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे? मैं अभी इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ और मैं इन दोनों के साथ ही रहने वाली हूँ। गांव के सभी लोग इन दोनों को खुश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं पर तभी इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। हम देखते हैं कि एक पायरेट्स का ग्रुप आता है और ये कोई और नहीं बल्कि आर्लोंग ही होता है। आर्लोंग अपनी शिप के साथ आता है और पूरे के पूरे विलेज पर कब्जा कर लेता है। गिनसान नामी और नोजी को कहीं पर छिप जाने के लिए कहता है। आर्लोंग अपने पूरे क्रू के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये विलेज नहीं पूरा आइलैंड मेरे कब्जे में है। और सुनो मेरी बात, यहाँ पर हर एक जवान आदमी को मुझे हर महीने 1 लाख बेरीज और हर एक बच्चे को 50,000 बेरीज देनी होगी और जो भी पैसे देने में असफल रहेंगे उन्हें मरना होगा। आर्लोंग बहुत सारे विलेजर्स से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसका एक साथी कहता है ओ ये देखो सामने से किसी घर में धुआं आ रहा है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेलेमेरे का होता है और अब आर्लोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आर्लोंग बेलेमेरे साम के घर में पहुंचता है और बेलेमेरे को लगता है कि नामी और नोजी को है पर खिड़की के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आर्लोंग अंदर आता है तो इसके मुंह पर एक लात पड़ती है। बेलेमेरे आर्लोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि मैं एक नेवी की ऑफिसर हूँ। ये देखकर बाकी सभी फिशमैन हंस रहे होते हैं और आर्लोंग भी हंसना शुरू कर देता है। कितने कमजोर हाथ लगा और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। इस तरफ नामी और नोजी को बेलेमेरे की तरफ जाने लगती है अपनी मॉम को बचाने के लिए पर तभी वो डॉक्टर आकर इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। पर इस तरफ आर्लोंग बेलेमेरे के हाथ पर बहुत जोर से मारता है जिसकी वजह से बेलेमेरे की बाजू नीली पड़ जाती है। बेलेमेरे दर्द से चिल्ला रही होती है और तभी गेंसान यहाँ पर आ जाता है। बेलेमेरे 1 लाख एक अडल्ट की और 50,000 पर किड। अगर तुम मुझे ये पैसे दे देती है तो मैं तुम्हारी और उन दोनों छोटी बच्चों की जानें बख्श दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने बड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। आची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। तो ये 3 लोगों का परिवार है। पर गिनसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं बेलेमेरे ने मुझे आज इनवाइट किया था, मैं इनके घर पर आज
खाना खाने वाला था। पहले मेरे इसे पैसे दे दो वरना हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। इन्हें जल्दी से वो पैसे दे दो। दूसरा फिशरमैन रिकॉर्ड को चेक करता है और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि बेले मेरे साथ अकेले थी। ये लड़की सिंगल है, इसका कोई बच्चा नहीं था। सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा होने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि उस राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेला मेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। और तभी आर्लोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेला मेरा इसे पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि वो पैसे मैंने तुम्हें अपने लिए दिए हैं? हाँ, वो पैसे मेरी दोनों बच्चियों के लिए हैं, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मुझे मार सकते हो। पहले मेरे तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना इंसान, मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं है। भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बंधे हुए, भले ही नाम से ही सही, पर मैं उनकी माँ हूँ। बेला मेरे की इस बात को सुनकर नामी और नोजिको बेला मेरे की तरफ भागते हुए जाते हैं और इसे कस के गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए एक माँ के तौर पर कुछ नहीं कर पाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब प्लीज मरिए मत। बेला मेरे को अफसोस होता है कि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। ये तीनों दोबारा से कस के गले लगते हैं, पर तभी आर्लोंग और उसके पायरेट्स इनके सामने आ जाते हैं। मुझसे वादा करो तुम इन दोनों को कुछ नहीं करोगे। हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। जिनसन पीछे से इन पर हमला कर देता है बंदूकों से, पर तभी एक दूसरा फिशरमैन इसे अपनी तलवार से मारकर खत्म कर देता है और पीछे से बहुत सारे गांव के लोग आने लगते हैं। आर्लोंग कहता है, इन्हें मारना मत, बस सबक सिखाना। और फिशरमैन ऐसा ही करते हैं और बेला मेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि आर्लोंग अपनी बंदूक को बेला मेरे की छाती के ऊपर रख देता है। नोजिको, नामी, आई लव यू बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आर्लोंग इसे बंदूक से मार देता है। ये देखकर नामी और नोजिको पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरा राज्य के अंदर है जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आर्लोंग देखता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। ये और हाची नामी को यहाँ से लेकर जाने लगता है, इसे गले से पकड़कर। मुझे छोड़ो, जाने दो। ओए बच्चे से अपना हाथ दूर रख। और तभी एक फिशमैन गिनसामा को बुरे तरीके से काट देता है, पर इसके बाद भी गिनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए जाते हैं। प्लीज अब रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहती। भाई बेचारी नामी क्या बीत रही होगी भाई इस पे। नामी के पास पहले से कोई पेरेंट नहीं था और जिसने इसे गोद लिया अब वो भी नहीं रही। इसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आर्लोंग इस पूरे के पूरे गांव में तबाही मचाकर यहाँ से चला जाता है। और जितनी भी शिप्स कोकोयाशी विलेज को बचाने के लिए आई थी उन सभी को आर्लोंग और उसके पायरेट्स ने डुबा दिया था। और इस तरफ हम हॉस्पिटल के अंदर गिनसान को देखते हैं। गिनसान मरते नहीं, बस घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेला मेरे की कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब इसके अगले दिन गांव के लोगों को आर्लोंग की जगह पता चल चुकी है। हमें लगता है कि उसका इरादा यहाँ पर बसने का है। तो क्या हमें अभी फाइट करनी चाहिए या हमें सरकार से हेल्प लेनी चाहिए? सिर्फ हेडक्वार्टर्स के लोग ही आर्लोंग से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और वहाँ से मदद मिलने की संभावना ना के बराबर है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। हाँ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो उनसे दोबारा से लड़ा जाए। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखते ही नोजिको उसे गले से लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स भी उसके पास आते हैं। क्या तुम ठीक हो नामी? आर्लोंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं उनके लिए काम करूंगी। गिनसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये क्या कह रही हो नामी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? हाँ, उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है ना? बताओ मुझे। कुछ दूर जा। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आर्लोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका है, जिसका मतलब है कि इसने सच में आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। नामी के हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं। ये देखो, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया है? तो क्या हुआ? पहले मेरी की तरह गरीब तो नहीं मरूंगी, कम से कम पहले मेरे हमारी वजह से मारी गई थी। नामी यहाँ से चली जाओ और अगली बार कभी इस गाँव में दोबारा कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नामी बेला मेरे की कब्र के पास बैठी हुई थी। नोजिको भी यहाँ पर आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प आने वाली है, इसलिए मैंने आर्लोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 10 करोड़ बेरीज में खरीद लूं। अगर मैंने गांव खरीद लिया तो सभी लोग आजाद हो जाएंगे, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस इसके बदले मुझे आर्लोंग के साथ काम करना होगा और उनके लिए समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी काम करोगी तो इतने पैसे कमा सकोगी। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं 10 करोड़ इकट्ठा करूंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे विलेजर्स के लिए सब कुछ करना ही होगा। और अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो शायद और लोग मारे जाएंगे। पर पहला मेरे के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा नामी। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं कभी नहीं रहूंगी और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सांजी उसॉप ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सांजी गुस्से से भर जाता है, जिस किसी ने भी नामी को इतना तड़पाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको इसके मुंह पे एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी कहानी इसलिए बताई ताकि तुम लोग रुक सको और नामी की 8 सालों की मेहनत को बर्बाद न कर दो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो और तुम सभी लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। जॉनी और युसाको भी ये सारी कहानी सुन लेते हैं और पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच गई थी और बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। उठ गया भैया, जब देखो सोता रहता है, जब मर्जी रैंडमली लूफी कोकोयाशी विलेज पहुंचता है और तभी गेनसान और वही कोलोनल सामने से आ रहे होते हैं। और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रही है। ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तो ही है ना नामी? हाँ, जिसने बहुत सारे लुटेरों से सामान चुराया है। तो अब से जो भी तूने चुराया वो अब सरकार का है और अब जल्दी से बता दे कहाँ पर है वो सामान। तूने सुना नहीं क्या मुझे? मैं आर्लोंग पायरेट्स की लीडर हूँ। अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो आर्लोंग तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढकर मेरे पास लेकर आ। नामी ये चीज नहीं सहती और अपना डंडा निकालकर नेवी वालों को मारना शुरू कर देती है। आर्लोंग पायरेट्स ने न जाने कितने ही लोगों को मारा है और न जाने कितने गाँव को तबाह किया है। तुझे पता है ये सब? पर इतनी बड़ी मुसीबत को इग्नोर करके तू एक चोर से उसकी चुराई हुई चीजें लेने आया।